आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलते हैं, पृथ्वी पर ऋतुओं के बदलने का कारण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, जिससे पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी बदलती रहती है। पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। हम में से अधिकतर लोगों की यह धारणा होती है कि पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है तो उस समय गर्मियाँ पड़ती हैं और जब दूर होती है तो ठंड पड़ती है। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपकी यह सोच बदलने वाली है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गर्मियों का और ठंड का सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती तो पृथ्वी के हर हिस्से पर गर्मियाँ पड़ रही होती और सूर्य से दूर जाने पर पृथ्वी के सभी हिस्से ठंडे हो जाते। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही समय पर पृथ्वी के एक हिस्से में गर्मियाँ पड़ती हैं तो ठीक उसी समय दूसरे हिस्से में ठंड पड़ रही होती है। उदाहरण के लिए, जब हमारे देश भारत में गर्मियाँ पड़ रही होती हैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ रही होती है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पृथ्वी की कक्षा का सूर्य से निकटतम बिंदु को उपसौर यानी कि पेरिहेलियन कहते हैं तथा इसकी कक्षा पर स्थित सबसे दूर बिंदु को अपसौर यानी कि एपहेलियन कहते हैं। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी अपनी कक्षा पर स्थित सूर्य के निकटतम बिंदु उपसौर यानी कि पेरिहेलियन से गुजर रही होती है उस समय हमारे देश भारतवर्ष में ठंड का मौसम होता है। हमारी पृथ्वी जनवरी माह के शुरुआती दिनों में इस बिंदु से होकर गुजरती है। इसी प्रकार जब पृथ्वी अपनी कक्षा पर स्थित सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाले बिंदु अपसौर यानी कि एपहेलियन से गुजर रही होती है तो हमारे देश में गर्मियों का समय होता है, क्योंकि पृथ्वी जुलाई मास के शुरुआती दिनों में इस बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि गर्मियों व ठंडियों के मौसम का पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से कोई संबंध नहीं, अर्थात इनके बीच की दूरी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब प्रश्न उठता है कि पृथ्वी पर मौसम अथवा ऋतुएं कैसे बदलती हैं, कैसे एक ही समय पर पृथ्वी के एक हिस्से में गर्मियों का मौसम तथा ठीक उसी समय दूसरे हिस्से पर ठंड पड़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण, ठंड में रातें बड़ी हो जाती हैं और गर्मियों में छोटी होती हैं। इन सभी तथ्यों को आसानी से समझने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना और उसके चक्रण के तरीके को समझना होगा। सबसे पहले हम पृथ्वी पर खींची गई 3 महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाओं को समझने का प्रयास करेंगे। ये है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर तथा नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। अगर हम भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में एक और काल्पनिक रेखा खींचे तो उसे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे ऊपर का भाग उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, व दक्षिणी गोलार्ध का सबसे निचला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल कहलाता है। अब समझते हैं पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को, रोटेशनल एक्सिस ऑफ अर्थ। यदि हम एक ऐसी रेखा खींचें जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हो और पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती हो तो यह रेखा पृथ्वी का घूर्णन अक्ष होगी। इसके चारों ओर पृथ्वी लगभग 460 मीटर पर सेकेंड, 460 मीटर पर सेकेंड या 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है, जिससे दिन व रात होते हैं। एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर घूमने से दिन व रात का क्रम आपस में बदलता है। यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण बात को समझना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधे होकर नहीं घूमती, यह थोड़ा
टेढ़ा होकर यानी कि थोड़ा तिरछा या झुक करके घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री तिरछा झुककर घूमती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ही सूर्य से आने वाले प्रकाश और विकिरण की तीव्रता अलग अलग स्थान के लिए एक ही समय पर अलग अलग होती है। अर्थात एक ही समय पर पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दूसरे हिस्सों की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़ती है। और जैसा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, जिससे एक ही स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश और विकिरण की तीव्रता अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। मुझे उम्मीद है कि हमारी पृथ्वी के बारे में 3 महत्वपूर्ण जानकारी अब तक आप समझ चुके होंगे। नंबर 1, पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है। नंबर 2, पृथ्वी अपने झुके हुए अक्ष पर घूम रही है। और नंबर 3, पृथ्वी अपने झुके हुए अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगा रही है। यही 3 कारण मौसम अथवा ऋतुओं के बदलाव के लिए जरूरी हैं। अर्थात जब पृथ्वी अपने झुके हुए अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगाती है तो ऐसा करने से पृथ्वी पर मौसम अथवा ऋतुएं बदलती हैं, जिसके कारण एक ही समय पर पृथ्वी के एक हिस्से में गर्मियां तथा दूसरे हिस्से में ठंड पड़ती है और दिन व रात के समय का अंतर बदलता रहता है। तो प्रश्न उठता है कि कैसे होता है यह सब कुछ। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर बिना झुके हुए सूर्य का चक्कर लगा रही होती तो ऐसी स्थिति में सूर्य के प्रकाश एवं विकिरण का केंद्र सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा पर केंद्रित हो जाता और पूरे वर्ष भर इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ पर विकिरण शब्द का जो प्रयोग होने वाला है वो काफ़ी बार होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि विकिरण को अंग्रेजी में रेडिएशन कहते हैं। जब ऊष्मा अथवा हीट बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है तो उसे ही विकिरण कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊष्मा अथवा हीट बिना किसी माध्यम के पृथ्वी तक पहुंचती है, अतः उस ऊष्मा को विकिरण कहते हैं। तो पुनः अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर बिना झुके हुए सूर्य का चक्कर लगा रही होती तो ऐसी स्थिति में सूर्य के प्रकाश एवं विकिरण का केंद्र सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा पर केंद्रित हो जाता और पूरे वर्ष भर इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। परिणाम स्वरूप प्रकाश एवं विकिरण का वितरण दोनों गोलार्धों अर्थात उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में पूरे वर्ष भर के लिए एक समान रूप से होता, जिसके कारण ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों गोलार्धों में दिन व रात का समय भी समान होता। इस चित्र में पृथ्वी की 4 स्थितियाँ A, B, C, D को दिखाया गया है, जिनके बीच का समय अंतराल 3-3 महीने का है। चित्र से स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो चारों स्थितियों में सूर्य से आने वाला विकिरण व प्रकाश का केंद्र भूमध्य रेखा पर ही केंद्रित होता। जैसा कि अब हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य का चक्कर लगा रही है, जिसके कारण एक वर्ष में प्रकाश और विकिरण का केंद्र भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा की ओर स्थानांतरित होता है तथा पुनः कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर, फिर भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर और पुनः मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर। ऐसा करने से प्रकाश व विकिरण का वितरण दोनों गोलार्धों के लिए समान नहीं होता। जिस समय प्रकाश और विकिरण का केंद्र कर्क रेखा पर केंद्रित होता है उसी समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां तथा दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ रही होती है और इसके विपरीत जब प्रकाश और विकिरण का केंद्र खिसक कर मकर रेखा पर केंद्रित होता है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां चरम पर होती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम ठंड पड़ रही होती है। तो अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि पृथ्वी अपने झुके हुए अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चक्कर लगाने से सूर्य के प्रकाश एवं विकिरण का केंद्र पूरे साल भर कर्क रेखा से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा के बीच नियत अंतराल में बदलता रहता है। भूमध्य रेखा तो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, पर कर्क रेखा तथा मकर रेखा क्या होती है? तो अब आप लोग इस स्थिति में आ चुके हैं कि आप लोग इन काल्पनिक रेखाओं को भी परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जहां तक सूर्य का प्रकाश एवं विकिरण उत्तरी गोलार्ध पर बिल्कुल सीधे पड़ता है। इसी प्रकार
मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश व विकिरण दक्षिणी गोलार्ध पर सीधे पड़ता है। अब हम इन्हीं 3 काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से पूरे वर्ष भर पृथ्वी पर ऋतुएं कैसे बदलती हैं, कैसे दिन रात का अंतर बदलता है, समझने का प्रयास करेंगे। इसको आसानी से समझने के लिए हम पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर लगाए गए परिक्रमण काल को 4 भागों में बांट रहे हैं। चित्र में पृथ्वी की 4 विभिन्न स्थितियां 3-3 महीने के समय अंतराल पर दिखाई गई हैं। सबसे पहले भाग में हम पृथ्वी को ए से बी की यात्रा करते देख सकते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश एवं विकिरण का केंद्र भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक स्थानांतरित होता है। पृथ्वी की इस रोमांचक यात्रा को हम बिंदु बी से आरंभ करेंगे, जब सूर्यदेव कर्क रेखा पर सीधे चमक रहे होते हैं। कर्क रेखा से आरंभ करने का कारण यह है कि यह रेखा हमारे देश भारतवर्ष से भी होकर गुजरती है। यह रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो अगर आप भी इनमें से किसी एक राज्य से हैं तो आप अपनी छाया को कुछ देर के लिए गायब होता देख सकते हैं, क्योंकि 20 या 21 जून को सूर्यदेव कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चमकते हैं, अर्थात सीधे आपके सर पर होते हैं, जिससे आपकी छाया नहीं बनती। 20 या 21 जून को जब सूर्यदेव ठीक कर्क रेखा के ऊपर चमक रहे होते हैं तो इस खगोलीय घटना को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे समर सॉल्टिस कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध पर गर्मियां अपने चरम पर होती हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली अधिकतम सौर ऊर्जा या विकिरण उत्तरी गोलार्ध पर पड़ता है। सौर ऊर्जा या विकिरण का छोटा सा हिस्सा ही दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ठंड पड़ रही होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तरी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे दिन होता है, यहाँ रात होती ही नहीं है। इसी प्रकार इस समय दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे रात होती है, यहाँ दिन नहीं होता। इसके बाद पृथ्वी बिंदु बी से सी की ओर बढ़ने लगती है, जिससे सूर्य का प्रकाश एवं विकिरण का केंद्र कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ स्थानांतरित होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में कमी आने लगती है तथा दिन का समय घटने लगता है एवं रात का समय बढ़ने लगता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में ठंड में कमी आती है तथा दिन का समय बढ़ने लगता है एवं रात का समय घटने लगता है। 22 या 23 सितंबर को पृथ्वी बिंदु सी पर होती है। इस समय सूर्य के प्रकाश एवं विकिरण का केंद्र पूरी तरह से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण दोनों गोलार्धों में प्रकाश एवं विकिरण का समान वितरण होता है। फलस्वरूप दोनों गोलार्धों का मौसम एक जैसा होता है तथा दिन और रात का समय समान होता है, अर्थात 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे की रात होती है। 22 या 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो इस खगोलीय घटना को उत्तरी गोलार्ध में शरद काल या शरद विषु कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में ठंड के मौसम की शुरुआत होने लगती है। इसे अंग्रेजी में ऑटोमन एक्विनॉक्स कहते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसे वसंत विषु कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में ठंड से गर्मियों की शुरुआत आरंभ हो जाती है। इसे अंग्रेजी में वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। इसके बाद हमारी पृथ्वी जैसे जैसे बिंदु सी से डी की ओर जाती है, वैसे वैसे सूर्य के प्रकाश एवं विकिरण का केंद्र भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मकर रेखा की ओर स्थानांतरित होने लगता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां बढ़ने लगती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में ठंड बढ़ने लगती है। जब पृथ्वी बिंदु डी पर पहुंचती है तो उस समय सूर्यदेव मकर रेखा पर सीधे चमक रहे होते हैं, अर्थात उस समय सूर्य के विकिरण का केंद्र पूरी तरह से मकर रेखा पर केंद्रित होता है, जिसके कारण सौर ऊर्जा, प्रकाश एवं विकिरण का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां अपने चरम पर होती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध पर पड़ने वाले विकिरण की मात्रा कम होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को सूर्य के मकर रेखा पर सीधे चमकने की इस खगोलीय घटना को उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत विंटर सोलिस्टिस
तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति यानी कि समर सॉलिस्टिस कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को सबसे बड़ी रात तथा दिन सबसे छोटा होता है। उत्तरी ध्रुव पर तो 24 घंटे रात होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे का दिन होता है, अर्थात वहाँ रात नहीं होती। अब जैसे जैसे पृथ्वी डी से ए की ओर आना शुरू करती है, वैसे वैसे सूर्य के विकिरण का प्रकाश का केंद्र मकर रेखा से पुनः भूमध्य रेखा की ओर शिफ्ट होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है तथा दिन का समय बढ़ने लगता है और रात का समय घटने लगता है। 21 या 22 मार्च को पृथ्वी बिंदु ए पर होती है और सूर्य के प्रकाश व विकिरण का केंद्र मकर रेखा से भूमध्य रेखा पर आ जाता है। इस खगोलीय घटना को उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव कहते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ठंड समाप्त हो जाती है तथा गर्मियों की शुरुआत आरंभ हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसे शरद विषुव कहते हैं। इस स्थिति में पुनः दोनों गोलार्धों में सूर्य का विकिरण समान रूप से वितरित होता है, जिसके कारण दोनों गोलार्धों का मौसम समान होता है तथा दिन व रात का समय भी दोनों गोलार्धों के लिए एक जैसा ही होता है, अर्थात 12 घंटे की रात तथा 12 घंटे का दिन। इसके बाद पृथ्वी बिंदु ए से बी की ओर जाना आरंभ करती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध पर धीरे धीरे गर्मियां बढ़ने लगती हैं, दिन का समय बढ़ने लगता है तथा रातें छोटी होने लगती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध पर धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है, दिन छोटे व रात का समय बढ़ने लगता है, क्योंकि अब सूर्य के प्रकाश व विकिरण का केंद्र भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर स्थानांतरित होने लगता है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाती है जहां से हमने इसकी यात्रा को शुरू किया था। इस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा चुकी होती है। हमारी पृथ्वी 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में उसे 365 दिन 6 घंटे तथा 9 मिनट का समय लगता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मौसम या ऋतुएं कैसे बदलती हैं तथा दिन और रात का समय का अंतर कैसे बदलता है और कैसे एक ही समय पर पृथ्वी के एक हिस्से में गर्मी तथा दूसरे हिस्से पर ठंड पड़ रही होती है। आपने उत्सुकता एवं धैर्यपूर्वक इस चलचित्र को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।